और आजकल जैसे ये यूट्यूबर उठ करके ध्रुव राठी जैसे आ रहे हैं और देश का माहौल खराब कर रहे हैं। भैया तुम पहले तो भारत में रहते नहीं, तुम बसे हुए हो बाहर में और भारत की जनता को यूट्यूब दिखा दिखा करके पैसा कमा रहे हो। ये होती थी तानाशाही, इमरजेंसी लगा दी गई थी, सबको जेलों में डाल दिया गया था। आप कोर्ट तक नहीं जा सकते थे अपने बेल के लिए। वक्फ बोर्ड ला करके, शरिया ला करके, मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ ला करके, वो थी तानाशाही। आप कहते थे राम मंदिर अगर बना तो जितनी अरब कंट्री हैं वो हमें तेल देना बंद कर देंगी। मोदी जी ने तो अरब कंट्री के अंदर ही राम मंदिर बना करके दिखा दिया। आज पीओके को लेने की बात अगर अमित शाह जी करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं, है हिम्मत। आप कहते थे 370 अति खून की नदियां बह जाएंगी, एक बूंद खून गिरा है तो बता दो। पश्चिम बंगाल में एम्स मोदी सरकार दे रही है, गोरखपुर में एम्स मोदी सरकार दे रही है। 1947 से 1990 आते आते 12वीं अर्थव्यवस्था हो गया। आप बताइए हो गया। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और आज हम बात करेंगे ध्रुव राठी का। एक बयान उसने दिया है कि लोकतंत्र इंडिया का है वो खतरे में है। और ये बात सिर्फ ध्रुव राठी नहीं, अपोजिशन भी बोलते रहते हैं कि इंडिया का लोकतंत्र खतरे में है और मोदी जी डिक्टेटरशिप करते हैं। आइए जानते हैं लोगों से राय। क्या लगता है आपको कि मोदी जी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, इंडिया का लोकतंत्र खतरे में है? देखिए, लोकतंत्र खतरे में है नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती। ना किसान भाई धरने पे बैठ सकते थे, ना पहलवानें बहन बैठ सकती थी, ना अभी हाल ही में केजरीवाल जी ने इतनी इंडियन अलायंस की बड़ी रैली करी वो हो सकती थी। तो ऐसा भ्रम फैलाना तो पहले विपक्ष को बंद करना चाहिए। और आजकल जैसे ये यूट्यूबर उठ करके ध्रुव राठी जैसे आ रहे हैं और देश का माहौल खराब कर रहे हैं। भैया तुम पहले तो भारत में रहते नहीं, तुम बसे हुए हो बाहर में और भारत की जनता को यूट्यूब दिखा दिखा करके पैसा कमा रहे हो। ऊपर भारत का ही विरोध करने में तुम पीछे नहीं हटते। अगर तुम्हारे पास तथ्य हैं, सब कुछ है, तो सिर्फ मोदी ही सब कुछ खराब कर रहा है क्या भारत में? बाकी विपक्ष के बारे में कोई एक आधी वीडियो डाला करो ना। अभी संदेश खाली के अंदर क्या हुआ, मणिपुर आपको याद था, संदेश खाली में क्या हुआ? विपक्ष वहां गया नहीं गया, विपक्ष ने क्या वहां पर टिप्पणी करी, क्या ट्वीट किया, एक कोई आधा उसका भी डाल दो। तो आप क्या डालना चाहते हो कि शायद बिके हुए कीड़े मकोड़े हो अब भी ध्रुव राठी? कितने लोग आपके फैन बन रहे हुए थे। सबको एक विश्वास है कि चलो एक अच्छा यूट्यूबर है, इसको देखना चाहिए। बट जब से आपने ये डिक्टेटरशिप डाला, डिक्टेटरशिप आपने डाला, उसको समझना पड़ेगा। लेकिन जो भारत की जनता भारत में रह रही है उससे भी तो दिख रहा है कि कितना लोकतंत्र खतरे में हो रहा है और कितना हमारा प्रधानमंत्री तानाशाह हो गया। अगर तानाशाह होता, तानाशाह जो थे ना, उन्होंने अन्ना आंदोलन के ना अन्ना जी को उठा करके 24 घंटे के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया था। रामदेव के ऊपर लाठियां चला दी थी और उसमें ये केजरीवाल जी जो इंडियन एयरलाइंस का हिस्सा बन के बैठे ना, ये भी जेल गए थे। ये होती थी तानाशाही, इमरजेंसी लगा दी गई थी, सबको जेलों में डाल दिया गया था। आप कोर्ट तक नहीं जा सकते थे अपने बेल के लिए। ये थी तानाशाही, लोगों को जबरन पकड़ के नाशबंदी करा दी गई थी, वो थी तानाशाही। संविधान का धजिया उड़ा करके उसके अंदर कई संशोधन जो थे वो उनसे छेड़छाड़ किया गया, वो थी तानाशाही। वक्फ बोर्ड ला करके, शरिया ला करके, मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ ला करके, वो थी तानाशाही। आरक्षण ला करके, लोगों को जाति धर्म में लड़वा करके, वो थी तानाशाही, वो था लोकतंत्र खतरे में। आज आप बता दो, मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में कितने दंगे हुए हैं, कितने बम विस्फोट हुए हैं, कितने धरनों के ऊपर लाठी गोलियां चली हैं, बता दीजिए। बताइए, हम कहेंगे हाँ तानाशाह है मोदी। उसकी माता जी, उसके परिवार को गुजरात चुनाव के अंदर जी भर के कोसा गया, गालियां दी गई, एक प्रधानमंत्री को गाली दी गई। प्रधानमंत्री को कहा गया कब्र, मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है। और मोदी के नाम की दुआएं मांगी गई, मोदी को बददुआएं दी गई मारने की जान से। तब नहीं, एक प्रधानमंत्री पद जिसकी एक गरिमा होती है, हम अपने प्रधानमंत्री का सम्मान तक नहीं करना जानते और हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने तानाशाह कर दी, प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र खत्म कर दिया। पहले आप लोग देखिए आपके जज्बात क्या हैं, आपके संस्कार क्या हैं। क्या अपने परिवार में भी अपने पिताजी को, अपने बुजुर्गों को आप ऐसे ही गालियां देते हैं, ऐसे ही उनके मरने की भगवान से प्रार्थना करते हैं? प्रधानमंत्री एक पद है, वो सम्मानित पद है, जिसने आज देश विदेशों को झुका दिया, जिसने भारत को आज, पहले क्यों कांग्रेस अगर इतनी अच्छी थी, पहले लोकतंत्र खतरे में नहीं था, संविधान हमारा बहुत अच्छा था, ये 14 लाइन के 8 लाइन के 4 लाइन के एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बना पाई? सिर्फ 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 2003 तक भारत को एक ही एम्स दे पाई। 2004 से 2013 के बीच में 6 एम्स बने, जिनका शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। 16 एम्स का शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप लोग कहते हैं राम मंदिर से क्या होगा, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए। आप बताइए 1947 से टिल 2003 तक, 13 तक, जब तक आपकी सरकार थी, बीच में 4-5 साल अटल जी की भी रही,
उसके आपके कार्यकाल के अंदर आपने कितने आईआईटी दिए भारत को, कितने आईआईएम दिए, कितने ट्रिपल आईआईटी दिए, कितने गरीबों के लिए योजनाएं लेकर के आए, कितनी किसानों के लिए योजनाएं लेकर के आए, आप बताइए। लेकिन ये 10 साल के अंदर अगर गरीबों के लिए किसी ने सोचा है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। शौचालय योजना, हम मेट्रो सिटी रहते हैं, हमें नहीं पता था कि गांव के अंदर ऐसा भी रीति रिवाज होता है कि बहन बेटियां सुबह 4 बजे बाथरूम का वेट करती है जाने के लिए। और जब हमें पता चला तो हमारा तो दिल खुश हुआ कि चलो गरीबों के लिए, बहन बेटियों के लिए सोचा गया। शौचालय एक मूल चीज दी गई, शर्मसार करने वाली चीज थी, उससे बचाने के लिए दिया गया। आवास योजना दी गई, स्वास्थ्य योजना दी गई, औषधि योजना दी गई, किसानों के लिए कृषि योजना, कृषि कल्याण योजना, कृषि सिंचाई योजना, कृषि बीमा योजना। आप क्या किस किस से मुकाबला करना चाहते हो आप बता दो। आप कहते थे राम मंदिर अगर बना तो जितनी अरब कंट्री हैं वो हमें तेल देना बंद कर देंगी। मोदी जी ने तो अरब कंट्री के अंदर ही राम मंदिर बना करके दिखा दिया। कुवैत से हमारे 8 सैनिक छुड़वा करके दिखा दिए। पाकिस्तान 2 युद्ध आपकी सरकार जीती पाकिस्तान से। 93 पाकिस्तान सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, आपने उनके सैनिक वापसी लौटा दिए। लेकिन जो भारत के सैनिक वहां फंसे थे उनको लाने की हिम्मत आप कर पाए? सिर्फ एक अभिनंदन गया था ना, हवाई जहाज गिरा था, उसको लाने का काम किया। और ये कोई भारत का, भाजपा का कोई विपक्ष किसी ने नहीं बोला। ये पाकिस्तान का नेता संसद में खड़ा होकर बोलता है कि हमारे पैर कब कपा रहे हैं, पसीना छूट रहा है, अभिनंदन को छोड़ दो, मोदी हमला कर देगा। और छोड़ा, और चाय पकौड़ा नाश्ता खिला करके छोड़ा कि वजन भी कम ना हो जाए, पता चले पाकिस्तान का आधा हिस्सा चला गया। तो ये जज्बा जो है ना, ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। आज बड़े बड़े जो मुद्दे मोदी जी 2 मिनट में हल करते हैं, पीओके, कच्छ, सियाचिन, तिब्बत, ये दे दिया इन्होंने, कहा दे दिया। आज पीओके को लेने की बात अगर अमित शाह जी करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं। 23 से 24 सीटें आरक्षित करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं। है हिम्मत? आप कहते थे 370 रखती खून की नदियां बह जाएंगी, एक बूंद खून गिरा है तो बता दो। पैदल तो छोड़ो, साइकिल पे इंसान नहीं चल सकता था। आज जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चल गई। तिरंगा हमारा जलाया जाता था, सेना को पत्थर मारे जाते थे। आज ना सेना को पत्थर मारने वाले वहां पे बच्चे हैं, ना तिरंगा जलाने वाले बच्चे हैं। गर्व से मेरा तिरंगा लहराया जा रहा है। मेरे लिए 370 बहुत अच्छी है, चाहे मैं वहां प्रॉपर्टी खरीदूं ना खरीदूं। मोदी जी बोल रहे हैं कि मेरा जो तीसरा टर्म होगा उसमें बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। क्या लगता है आपको पीओके वापस आ पाएगा? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं हम मोदी जी को वोट ही इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है जो बंदा अपना मैनिफेस्टो में चीजें लाता है वो तो पूरी करता है। हमने कभी नहीं सोचा था सर कि हमारे भारत से बम विस्फोट खत्म हो जाएंगे। कोई राज्य, कोई ट्रेन, कोई होटल ऐसा नहीं था जहां बम नहीं फटते थे। लेकिन आज हम देखते हैं ये तो मोदी जी के मैनिफेस्टो में ही नहीं था। आज बम भी देखने को नहीं मिलते, फुल आजादी से घूम रहे। हमने नहीं सोचा था कि भारत की सड़कें हमें फॉरेन जैसी दिखेंगी, लग्जरी कि गाड़ी यूं चलाएंगे आधे घंटे में मेरठ पहुंच जाएंगे। 3-3, 2-2 घंटे का सफर हमने नहीं सोचा था। हम सोचते थे फॉरेन जाएंगे, वहीं सड़कें देख लेंगे, अच्छी भारत में देखने को मिलता है। हमने नहीं सोचा था लग्जरी ट्रेनें वंदे भारत जैसी हम भारत में देखेंगे। हमें लगता है सब कुछ फॉरेन कंट्री में ही है। पैसा खर्चेंगे, पैसा कमाएंगे, बाहर देश में जाएंगे, वहीं देखेंगे। लेकिन आज उसको सपना साकार मोदी सरकार करती है। 10 साल में मोदी सरकार ने बहुत विकास किया या नहीं किया? बहुत सर, मैं आपको गिनवा रहा हूँ। ये एक्सप्रेसवे की सौगात जो है पहले सरकारें क्यों नहीं दे पाई। मैं 70 साल की बात नहीं करता, 55 से 60 साल उन्होंने देश की सत्ता पे राज किया। एक एम्स दिया, 25 शताब्दियां दी, 26वीं शताब्दी दी हो तो मुझे बता दे। 2014 से पहले 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत दौड़ रही है। 2014 से पहले हमारे पास 6 एम्स थे, आज 22 एम्स होने की कगार के ऊपर है। रायबरेली, अमेठी, जहां से कांग्रेस हमेशा जीतती गई, उधर ये एम्स नहीं दे पाई, मोदी सरकार दे रही है। पंजाब बठिंडा में एम्स मोदी सरकार दे रही है। आंध्र में एम्स मोदी सरकार दे रही है। पश्चिम बंगाल में एम्स मोदी सरकार दे रही है। गोरखपुर में एम्स मोदी सरकार दे रही है। जम्मू कश्मीर में एम्स मोदी सरकार बनवा रही है। जम्मू कश्मीर में आईआईएम बन रहा है। जहां आतंकवाद पनपता था वहां आज बच्चों के लिए आईआईएम बन रहा है। सपना था मोदी जी का, उसका उद्घाटन भी करके आया अभी कुछ महीने पहले। तो ये सारी चीजें अगर भारत के लिए अचीवमेंट्स नहीं है तो क्या है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, 6ठी अर्थव्यवस्था पे था। 1947 से 1990 आते आते 12वीं अर्थव्यवस्था हो गया। आप बताइए, हो गया, महंगाई हुई, जो भी हुआ, आपने कितने अस्पताल, कितने एम्स, कितने आईआईटी, क्या क्या मेडिकल कॉलेज बनाए, ये तो बता दो कि हम कहें चलो भारत की अर्थव्यवस्था 12वें नंबर पे पहुंच गई। आपके वित्त मंत्री कहते हैं हम 11वीं अर्थव्यवस्था हो गए, 2047 तक हम भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे। मोदी जी 2024 से 5वीं अर्थव्यवस्था बनाते हैं और कहते हैं 2027 तक हम जर्मनी और जापान को पछाड़ कर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो किसका कार्यकाल ज्यादा अच्छा है, किसका बेहतर है, वो हमें स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन आप एक ही चीज बोलो, हिंदू मुस्लिम मोदी करता है, सिख विरोधी मोदी है, ठीक है, जातिवाद मुस्लिम वो करता है, और अडानी अंबानी करता है,
तो आप बोलते रहो, लेकिन जो कार्य जमीनी स्तर पे हमें देखने को मिल रहे हैं उससे हम आंखें मूंद नहीं सकते। हम कबूतर बन के नहीं बैठ सकते कि बिल्ली हमें खाने आ रही है और हम सोच रहे हैं हमें खाएगी नहीं। तो कांग्रेस जो है उसका जो कार्यकाल था जनता उससे अवगत है। नहीं होती तो जितने बड़े बड़े घोटाले इन्होंने किए, विपक्ष उस समय भाजपा थी या जो भी थी, उन्होंने ही घोटाले इनके उजागर करे। अगर मोदी सरकार में कोई घोटाले हुए तो आप विपक्ष के पास से पूरी छूट है, आप बताओ कौन सा घोटाला हुआ, सामने लाओ, प्रूफ के साथ लाओ, कोर्ट जाओ। और ये केजरीवाल जी का भी मुद्दा उठा करके ले आते, ईडी बेचारी, ईडी भैया जी, ईडी जो है सेक्रेटरी जो है दिल्ली चीफ सेक्रेटरी, उसने ईडी को कहा था कि इनके ऊपर कार्रवाई करो, क्योंकि इन्होंने जो अपनी शराब नीति लेकर के आए वो बिल्कुल थर्ड क्लास थी। उसके अंदर 600 सरकारी ठेके बंद करके 800 के करीब प्राइवेट ठेके खोले गए, 12% उनको दिया गया। भारत का जो रेवेन्यू था शराब के अंदर वो खत्म कर दिया गया। 650 करोड़, 650 करोड़ का जो माइनस था वो हुआ। तब जाकर के उन्होंने ईडी के अंदर बोला कि इसके ऊपर जांच का विषय जांच करी जाए। इन्होंने उसके खिलाफ दी कि उसको सीट से हटाया जाए, उसकी नौकरी खाने पे आ गए। वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से नरेश कुमार जी को हरी झंडी मिली और आज भी वो सेक्रेटरी चीफ की कुर्सी पर बैठे हैं। तो ये क्या झूठ फैला रहे हैं, क्या भ्रम कर रहे हैं। जनता पढ़ी लिखी है आज की डेट में, ये ना सोचे कि ये उसी सदी में जी रहे हैं कि अनपढ़ रखेगा भारत। तो जैसा कि देखा आपने, लोगों का मानना है कि मोदी जी कोई डिक्टेटरशिप नहीं करते हैं, वो सिर्फ कांग्रेस वालों या विपक्ष वालों को ही दिखता है कि वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, क्योंकि वो विकास कर रहे हैं। इसलिए उन्हें डर है कि उनकी सरकार कभी बनेगी ही नहीं कांग्रेस और विपक्ष वालों की। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।